एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। वो सभी लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। वहाँ किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। फिर चाहे वो पंछी हो या फिर जानवर, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सभी अपने में मस्त रहते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक नेवला आता है। जब नेवले ने जंगल को देखा तो उसे जंगल बहुत पसंद आया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। बस मुझे रहने के लिए एक बिल चाहिए है। और ये कहकर वो जंगल में एक मजबूत पेड़ ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। टुनटुन चिड़िया को देखकर नेवला पेड़ पर चढ़कर उसके पास गया और उससे कहा, तुम इस पेड़ को खाली कर दो। ये पेड़ आज से मेरा है। मैं इस पेड़ में बिल बनाकर रहूंगा। तो तुम रहो ना, मैंने कौन सा रोका है। मैं तो ऊपर रह रही हूँ। वैसे भी तुम लोग तो मिट्टी में नीचे बिल करके रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। अब से ये पूरा पेड़ ही मेरा है। तुम कहीं और चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया घबरा गई, क्योंकि उसे पता था नेवला बहुत ही खतरनाक होता है और वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। इसके बाद नेवला ने उस पेड़ में बिल बनाया और बड़े आराम से रहने लगा। उसे इस जंगल में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सभी उससे डर रहे थे और ये देखकर वो बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, वो जंगल में घूमने के लिए निकला। तभी उसे मोरनी के अंडे दिखाई दिए। मोरनी के अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो अंडे रखे हुए हैं। क्यों ना मैं अपने दिन की शुरुआत इन्हें खाकर करूं। और ये कहकर वो अंडे खाने के लिए उनके पास गया। तभी वहाँ पर मोरनी आ गई और मोरनी ने नेवले से कहा, मेरे अंडों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे रोकेगी? क्या तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ? मुझे सब पता है। तू सिर्फ नागों पर अपना कब्जा कर सकता है, मुझे अपने वश में नहीं कर सकता है, समझा? यहाँ से भाग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। अब तो मैं तेरे अंडे खाकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो मोरनी के अंडों पर टूट पड़ता है। मोरनी नेवले को रोकने के लिए आगे आती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि तब तक उसने उसके सारे अंडे खा लिए और फिर वो वहाँ से भाग गया। ये देखकर मोरनी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो नेवला रोजाना किसी न किसी पंछी के अंडे खा लेता था। चाहे वो फिर कोयल हो या फिर कबूतर, वो किसी के भी अंडे नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेवले को सबक सिखाएंगे और इसके बाद उन्होंने जंगल के नागिन से बात करने का फैसला किया और वो सभी नागिन के पास पहुँचे। नागिन, नागिन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। हमारे जंगल में एक नेवला घुस आया है और वो पंछियों के अंडे खा रहा है। क्या नेवला? ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। तुमने उसे जंगल में आने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं नेवला कितना शातिर होता है? हमें नहीं पता था वो जंगल में कब घुस आया और अब तो वो जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता है। हमें पता है तुम नेवला को हरा सकती हो। हाँ, हरा तो सकती हूँ, पर अभी मेरे अंडे हैं। अगर उसे मेरे अंडों के बारे में पता लग गया तो वो मेरे अंडों को खा जाएगा। ये सुनकर पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था नेवला नागिन के अंडों को बहुत ही स्वाद लेकर खाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, पर ये सब नेवला चुपचाप सुन रहा था। और जब उसने नागिन के अंडे देखे तो वो बड़ा ही खुश हुआ। जब सभी पंछी वहाँ से चले गए तो नेवला वहाँ आया और उसने नागिन से कहा, हे नागिन, अपने अंडे मुझे दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुझसे लड़ूं। नहीं, मैं अपने अंडे तुझे नहीं दूंगी। तू यहाँ से चला जा, वरना मारा जाएगा।
तुझे भी पता है तू मुझे हरा नहीं सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे अपने अंडे दे दे। तेरे अंडे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पर नागिन अंडे देने से मना कर देती है, जिससे नेवला और नागिन में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई काफी देर होती है, जिसके बाद नागिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। नागिन के जाने के बाद नेवला उसके सारे अंडे खा लेता है और बड़ा ही खुश होता है कि उसने नागिन को हरा दिया और उसके अंडों को भी खा लिए। जब पंछियों को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे नागिन उनकी मदद करेगी, पर उल्टा नागिन भी उसका शिकार हो गई। इसके बाद सभी पंछी एक बार फिर इकट्ठे होते हैं और टुनटुन चिड़िया ने पंछियों से कहा, हमें इस नेवला का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भले ही नागिन हार गई हो, पर हमें उससे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। पर हम नेवले का क्या कर सकते हैं? वो बहुत ही शैतान है। हाँ टुनटुन चिड़िया, तुम ही बताओ हम क्या करें? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर वो योजना काम कर गई तो इस नेवले से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या योजना है? मुझे भी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगी। इसके बाद टुनटुन चिड़िया नेवला के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नेवला भैया, इधर तो आना। क्या है? तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें पंछियों के अंडों के बारे में बताऊंगी। पर तू ऐसा क्यों करना चाहती है? तुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो चल, पहले मुझे अंडा पता चल कर, इसके बाद ही मैं तुझसे दोस्ती करूँगा। ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उसे एक अंडे के पास ले जाती है। वो अंडा बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े अंडे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अंडा है, इसे तो मैं भर पेट खाऊंगा। वही मौका देखकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शुतुरमुर्ग आ जाता है और नेवले को देखकर वो गुस्से से लाल नीला पीला हो जाता है और नेवले से कहता है, नेवले के बच्चों, कभी मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरा अंडा खाएगा। ये कहकर वो नेवले को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा कर पटकता है और उसकी बहुत पिटाई करता है, जिससे नेवला अधमरा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो जंगल में आकर सभी से कहती है, हमें तो उस नेवले से छुटकारा मिल गया। आज तो उसकी खूब पिटाई हुई। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वहीं उस नेवले को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो सभी पंछी आराम से रहने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें जरूर मिलता है। दोस्तों, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बारिश तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। हाँ टुनटुनी बहन, गर्मी तो बहुत ही पड़ रही है। मेरे बच्चे भी घर से बाहर नहीं खेलने जा पाते, जिस वजह से दिन भर घर में रहकर शैतानी करते हैं। मैं तो इनसे बहुत परेशान हो गया हूँ। देखो, गर्मी है तो परेशानी तो होगी ही, और हमारा तालाब भी सूख रहा है। हम सबको इस परेशानी से बचने का कोई उपाय निकालना ही होगा। अरे, आप सबको पता है, बगल वाले जंगल में गर्मी की वजह से कई सारे पक्षी मर गए हैं, क्योंकि उनको लू लग गई है। इसलिए हम सबको जितना हो सके घर से बाहर कम निकलना चाहिए। अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा तो खाऊंगा क्या और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्योंकि मैं तो दिन भर मजदूरी मेहनत करता हूँ, तब जाकर मेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना मिलता है। जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है, काम थोड़ा कम होता जा रहा है। लोग दिन में अपनी दुकानें और गोदाम बंद कर देते हैं। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है और काम कम हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ भाई, ये सब तो सही है, लेकिन आखिर इतनी गर्मी में हम लोग काम करने के लिए ही घर से निकलते हैं, और उस पर भी हमें काम, हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? बुलबुल और उसके सभी साथी बहुत परेशान थे
और उस दिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। वो लोग शाम को अपने घरों में वापस चले गए एवं इधर कालू कौवा अपने घर जाकर अपनी पत्नी गौरी से कहता है, मुझे मजदूरी का कोई काम नहीं मिला। आज दिन भर मैं खाली ही बैठा रहा, मेरे साथी भी खाली बैठे रहे। इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए, अभी घर में 2-4 दिन का राशन है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गर्मी इतनी ज्यादा है, कोई भी काम करवाना ही नहीं चाहता है। अगले दिन कालू कौवा बंटी कबूतर दोनों एक साथ सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं। बहुत मुश्किल से ढूंढने पर एक गोदाम से सामान ढोने का काम मिल जाता है। वो दोनों रिक्शा लेकर सामान लेने पहुंच जाते हैं। उस दिन बहुत भयंकर गर्मी थी। 3-4 घंटे काम करने के बाद कालू कौवा को चक्कर आ जाता है। गर्मी के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। बंटी कबूतर कालू कौवा को उठाकर पास में बिठाते हैं और पानी के छींटे मारते हैं। अरे लगता है गर्मी के कारण कालू भाई बेहोश हो गए। इन्हें थोड़ा सा होश आ जाए तो मैं इन्हें घर पर छोड़ कर आ जाऊंगा। थोड़ी देर लेटने के बाद कालू कौवा को होश आता है और वो उठकर बैठता है। अरे भाई, मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ पर हूँ? कालू भाई, काम करते करते गर्मी के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था और तुम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े थे। अब 2 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। अब यदि तुम उठ सकते हो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं। बंटी कबूतर कालू कौवा को उसके घर छोड़ाता है। कालू कौवा जैसे घर पहुंचता है, उसकी बीवी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ? आप सुबह तो ठीक ठाक घर से गए थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो आप बीमार हो गए? एक तो इस गर्मी के कहर ने मुसीबत कर रखी है। मैं तो वो काम कर रहा था, पता नहीं कब मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। वो तो बंटी भाई ने मुझे उठाकर मुझ पर पानी के छींटे मारे और मुझे ठंडा पानी भी पिलाया, तब जाकर कहीं मैं घर आ सका। अब तो मेरे शरीर में इतनी कमजोरी लग रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। पता नहीं मैं कल कैसे काम पर जाऊंगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप चिंता ना करें, कल पहले मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अभी 2 दिन आप काम पर मत जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया मन में सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस जंगल के सभी पक्षी को इतनी गर्मी में राहत मिले। दरअसल टुनटुनी चिड़िया अमीर थी, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो जंगल के सभी पक्षी के लिए कुछ सेवा करना चाहती थी। फिर एक दिन जंगल में मैं जगह जगह कुआं खुदवा देती हूँ और सभी गरीब मजदूर पक्षियों के घर के लिए राशन और कुछ पैसे दे देती हूँ, जिससे उन्हें इस गर्मी में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और 1-2 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे, फिर तो बारिश हो जाएगी। हाँ, यही सही होगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अस्पताल में चेक कराने जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है, देखिए, इन्हें गर्मी के कारण चक्कर आ गया है और शरीर में पानी की कुछ कमी हो गई है। इन्हें कम से कम 1 हफ्ता आराम करना होगा और ज्यादा गर्मी और धूप में निकलने से बचना होगा। यदि ज्यादा गर्मी में ये बाहर निकले तो इनकी हालत बहुत खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर कालू कौवा चिंतित हो जाता है कि आखिर घर पर आराम कैसे करे। यदि वो घर पर बैठ गया तो कमाएगा कौन और उसके बीवी बच्चों को खिलाएगा कौन? डॉक्टर ने कहा था तो वो काम पर कैसे जाता? और उसकी बीवी भी उसे काम पर नहीं जाने दे रही थी। वो बहुत उदास और चिंतित होकर मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी बीवी बच्चे भूखा ना मरे। गर्मी का कहर ऐसा है कि मैं काम पर नहीं जा सकता और यदि मैं काम पर ना गया तो मेरा घर कैसे चलेगा। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। कालू कौवा मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन आप इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हैं? फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी सारी बात बता देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू भैया, परेशान नहीं होइए। आज से आप मेरी जो जूस की दुकान है उस पर बैठिएगा और रोज 1 गिलास जूस पीकर वहीं पर जो कस्टमर आएगा उससे पिलाइएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं पूरे जंगल में फ्री राशन और कुछ पैसे दे रही हूँ ताकि उनका गर्मी आराम से निकल जाए और कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी बहन, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश था। उसको कहीं भी धूप में नहीं निकलना पड़ेगा। उसे बस जूस के दुकान में बैठे बैठे सभी कस्टमर को जूस पिलाना है और उसे वहाँ खाना भी मिलेगा और बैठने के लिए बहुत अच्छी और छायादार जगह भी। कालू कौवा तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ।
उसे समझ आ जाता है कि भगवान ने आखिरकार उसकी सुन ली। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की दयालुता के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वो मुश्किल में हो, जैसे टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवा की मदद करी।